नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मोडली चैनल पे। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रीजन फॉर ग्रोथ ऑफ एन ईआरपी सिस्टम। एक ईआरपी सिस्टम की ग्रोथ होने का जो रीजन है वो क्या हो सकता है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम बहुत सारे ईआरपी के रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, और अगर आप ईआरपी पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए, आपको बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो अभी बात करते हैं रीजन ऑफ ग्रोथ की। वैसे दोस्तों दो तरह से रीजन होते हैं ईआरपी ग्रोथ के। सबसे पहला होता है टेंजिबल बेनिफिट और दूसरा होता है इनटेंजिबल। अब ये क्या होता है? टेंजिबल का मतलब होता है जो आप क्लियरली देख सकते हो, ओके। इनटेंजिबल का मतलब होता है जो आपको क्लियरली नहीं पता चलता है लेकिन इनडायरेक्टली उसका एक बेनिफिट होता है। तो यहाँ ईआरपी ग्रोथ दो तरीके से अफेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्टली मेजर कर सकता है कि उसको क्या फ़ायदा हो रहा है ईआरपी इम्प्लीमेंट करने के बाद, और इनटेंजिबल का मतलब होता है इनडायरेक्टली उस ऑर्गेनाइजेशन को ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है। तो टेंजिबल बेनिफिट मतलब जो वो देख सकता है, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। इनटेंजिबल के मतलब जो इनडायरेक्टली बेनिफिट दिलवाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को। अभी एक एक करके हम इसके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले टेंजिबल बेनिफिट, इसमें आता है रिडक्शन ऑफ लीड टाइम, साइकिल टाइम कट, ऑन टाइम शिपमेंट, इंक्रीज ऑफ इन्वेंट्री, डबल्ड बिजनेस, eliminates limitations in legacy system like century dating, inflexibility, और ये इनफ्लेक्सिबिलिटी चेंज करने में जो होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ टैंजिबल बेनिफिट्स हैं, एक एक करके इनको समझते हैं। रिडक्शन ऑफ लीड टाइम। अब देखिए आपके पास ईआरपी है, सारे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड हैं, ओके। सबका डेटा एक डेटाबेस में सेव हो रहा है, और यहाँ ट्रैकिंग जो होता है वो काफ़ी आसान हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक सिंगल डेटाबेस में बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं ईजिली, कंपेयर टू अगर आपके पास मान लीजिए कि 5-6 डेटाबेस है, वो अलग अलग है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो आपको 5-6 डेटाबेस में जाके ट्रैक करना पड़ेगा कि एचआर का काम कहाँ तक आया है, अकाउंट का काम कहाँ तक आया है, शिपमेंट कहाँ पहुँचा है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। अगर वो डेटाबेस एक जगह है, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल सब कुछ इंटीग्रेटेड है, तो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने में काफ़ी आसानी हो जाती है ना, क्योंकि आप सभी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। साइकिल टाइम कट। अब देखिए साइकिल टाइम क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो कोई सर्विस देती है या कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो वो सर्विस और वो प्रोडक्ट उनका एक साइकिल होता है। जैसे कि प्रोडक्ट बनता है, कस्टमर तक जाता है, कस्टमर को कोई क्वेरी होती है प्रोडक्ट के रिलेटेड, या वो उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, वो फिर रिटर्न होता है। यानी कि कंपनी का जो काम होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट बनता है, कस्टमर तक पहुंचता है, फिर प्रोडक्ट बनता है, फिर कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये एक तरह का साइकिल है ना, ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। वो ऐसा थोड़े है कि प्रोडक्ट बन गया, कस्टमर तक पहुंच गया तो कंपनी का काम खत्म हो गया। फिर से प्रोडक्ट बनेंगे, फिर से कंपनी तक जाएंगे, उसमें नए नए इन्वेंशंस होंगे, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ उसमें इंक्लूड किए जाएंगे और अच्छी तरह से प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये एक तरह का साइकिल होता है। ठीक वैसे ही सर्विसेज में होता है। सर्विसेज देनी है, नए कस्टमर बनाने हैं, फिर सर्विसेज देनी है, नए कस्टमर बनाने हैं। ये एक तरह का एक साइकिल है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ख़त्म हो जाएगा तो बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा। तो साइकिल टाइम कट हो जाता है, मतलब कि उसमें जो टाइम ज़्यादा लगता है, अगर अलग अलग डेटाबेस, अलग अलग सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट को आपको ट्रैक करना हो तो एक एक जाके करना पड़ेगा ना, और वो सब एक ही जगह हो तो साइकिल टाइम मतलब थोड़ा सा तो कम हो ही जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ऑन टाइम शिपमेंट। ऑन टाइम शिपमेंट से मेरा मतलब क्या है? मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट बनाती है और उसके यहाँ ईआरपी इम्प्लीमेंटेड है। अब ईआरपी इम्प्लीमेंट है तो उसके यहाँ एससीएम मॉड्यूल मिलेगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या होगा कि वो चेक कर पाएगा कि शिपमेंट ऑन टाइम है या ऑफ टाइम है। ऑफ टाइम का मतलब लेट से पहुंचेगा या एकदम टाइम से पहुंचेगा। क्योंकि अच्छा, आप लोगों ने फ्लिपकार्ट, अमेजोन से बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। आप जब कोई सामान ऑर्डर करते हैं, कोई भी
चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसका एक डेट होता है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और आप उसको ट्रैक करते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे तक कब तक पहुँचेगा। ठीक ऐसे ही कंपनीज में जो प्रोडक्ट बनते हैं रिटेलर तक कैसे पहुँचते हैं, इन सब पे ट्रैक किया जाता है कि ये अभी कहाँ है। तो इस तरह से SCM हेल्प करता है, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट हेल्प करता है ट्रैक करने में कि अभी प्रोडक्ट बन के जो निकला है वो कहाँ तक पहुँचा है, सही टाइम पर, यानी कि करेक्ट टाइम पर, एक्सपेक्टेड टाइम पर पहुँच जाएगा कि नहीं हमारे रिटेलर के पास, हमारे कस्टमर्स के पास। और मान लीजिए कि कोई चीज़ अगर कोई ऑर्डर करता है और उसको उस टाइम में नहीं मिलता है तो फिर लेट पहुँचाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कंपनीज में ऐसा होता है, मान लीजिए कि कोई एक रिटेलर है, उसके पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, और वो प्रोडक्ट ऑर्डर करता है पर टाइम पे नहीं आता है, तो वो कस्टमर तो दूसरे रिटेलर से ले लेंगे, अभी से रिटेलर का बिजनेस बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऑन टाइम शिपमेंट के लिए ट्रैकिंग होती है कि हमारा जो शिपमेंट है वो सही टाइम पे पहुंच रहा है कि नहीं। और यहाँ SCM में एक और चीज़ आप ट्रैक करते हैं, यानी कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ एक चीज़ और ट्रैक की जाती है कि जो हमें सप्लाई मिलनी है, हम बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लेते हैं सप्लायर्स से, वो रॉ मटेरियल्स हमें टाइम पे मिलेगा तो ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा आगे। यानी कि रॉ मटेरियल्स रुक गया तो आगे प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा, फिर उसके आगे जो चीज़ें हैं वो भी रुक जाएंगे। तो इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें रॉ मटेरियल सही टाइम पे मिल जाए, हमारा प्रोडक्ट, हमारा शिपमेंट सही समय पे रिटेलर्स तक पहुँच जाए, कस्टमर तक पहुँच जाए। ठीक है, उसके बाद है इंक्रीज ऑफ इन्वेंट्री। यहाँ देखिए, इन्वेंट्री एक होता है, अगर आपके पास ERP सिस्टम है तो मान लीजिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट का एक छोटा सा इन्वेंट्री हो जाता है। मतलब कि हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे फाइल्स लगते हैं, बहुत सारे, अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जो इन्वेंट्री के अंदर रखी होती हैं। अब यहाँ क्या होता है, जब ERP सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाता है तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाती है, यानी कि उसका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि सारा इन्वेंट्री एक ही जगह मैनेज हो रहा है। ठीक है, बिजनेस डबल्ड हो जाता है। ऑफ कोर्स अगर बिजनेस को फ़ायदा होगा, ऑन टाइम शिपमेंट होगा, इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, साइकिल टाइम रिड्यूस हो गया, लीड टाइम रिड्यूस हो गया, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है ना कंपनी को, और बिजनेस डबल हो जाता है, उसको आसानी होती है। जो टाइम बचता है, मतलब ट्रेडिशनल वे में टाइम ज़्यादा लगता है, टीम ज़्यादा लगता है, लेकिन ERP इम्प्लीमेंट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट होती हैं, बहुत सारी चीज़ों का टाइम बच जाता है, टीम बच जाता है, और उन टीम और टाइम को हम कहीं और यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो उसको कहीं और यूज़ करते हैं, तो बिज़नेस डबल हो जाता है। ठीक है, मतलब सेंस है कि बिज़नेस बढ़ता है। आखिर वो टीम क्या करेगा, वो कोई अच्छा तरीका ढूंढेगा ना बिज़नेस को बड़ा करने के लिए। एलिमिनेट्स लिमिटेशंस इन लेगेसी सिस्टम। यहाँ हम बात कर रहे हैं इन फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज, यानी कि मान लीजिए कि अगर सिंगल डेटाबेस है और वहाँ पे आप कोई चेंज करते हैं और वो डेटाबेस हर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल एक दूसरे के साथ शेयर करता है, तो वो चेंज हर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में रिफ्लेक्ट होगा। मान लीजिए कोई कस्टमर का डेटा है, वहाँ पे आप कुछ चेंज करते हैं तो वो सबको पता चलेगा कि इस कस्टमर का एड्रेस चेंज हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज करना पहले डिफ़िकल्ट था जब हम लेगेसी सिस्टम को यूज़ करते थे, लेकिन अभी वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया है ERP की वजह से, क्योंकि आप एक जगह कुछ करते हैं और वो सारे डिपार्टमेंट में रिफ्लेक्ट होता है, तो ऑफकोर्स चेंज कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल हुआ है। और बहुत सारे लिमिटेशंस थे लेगेसी सिस्टम के अंदर, जो कि हमारा ERP इम्प्लीमेंट करने के बाद वो लिमिटेशंस हट गए हैं। अभी बात करते हैं इंटेंजिबल बेनिफिट्स। इंटेंजिबल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली नहीं देख सकता है लेकिन उसको इनडायरेक्टली उसका बेनिफिट होता है, जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब मान लीजिए कि शिपमेंट सही टाइम पे पहुंचेगा तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा कंपनी से। इसी तरह सेटिस्फैक्शन बढ़ता है ना, जब कस्टमर को अच्छी सर्विसेज मिलेंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। और अच्छे प्रोडक्ट्स तब मिलेंगे ना जब टाइम पे उसको मिल जाए प्रोडक्ट। मान लीजिए कि कोई कस्टमर है, वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर रहा है क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट है, तो वो तुरंत रिटर्न हो जाने चाहिए, उसके पैसे तुरंत रिफंड होने चाहिए। और ये सारी ट्रैकिंग आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मिल जाएगी, और अलग अलग मॉड्यूल्स जो होते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसके अंदर मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है आपके सर्विसेज से। ठीक है, कई बार होता है ना कि आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो, ठीक है ऑर्डर आपके पास बहुत घटिया आ गया, लेकिन
प्रोडक्ट घटिया होने के बावजूद भी अगर आप उसको रिटर्न करते हो और आपको रिफंड मिल जाता है तो आपको लगता है कि नहीं, फ्लिपकार्ट की सर्विस अच्छी है। ठीक वैसे ही कस्टमर सेटिस्फैक्शन होती है और आप दोबारा भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं ये मतलब प्रोडक्ट पहली बार जो आया था वो बहुत अच्छा नहीं था, अब मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो रिफंड आ गया था आपको, तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है जो इनडायरेक्टली होती है। ठीक है, बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटीज़ होती है, मतलब डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स सुधर जाती है किसी भी कंपनी का। जब वो हर चीज़ को ट्रैक करेगा और देखेगा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेटा एक जगह है और डेटा से ही डिसीजन मेकिंग बनता है। ठीक है, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन हो तो आप डिसीजन लेते हो और सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह हो तो और मतलब अच्छा होता है, काफ़ी उसका जो कैपेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक जगह है, सारे डिपार्टमेंट का डेटा आपके पास एक जगह है और आप देख सकते हो कि कहाँ क्या लोचा हो रहा है और कहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद है क्वालिटी कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस होता है क्योंकि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ERP का मतलब क्या है कि उसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और उन सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे लेटेस्ट फीचर होते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉस्ट में कमी आती है। तो ही हम अलग अलग फीचर्स यूज़ करेंगे ना। और ERP यूज़ करने के बाद भी अगर अच्छे से ERP कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहा है तो उसका क्वालिटी कॉस्ट रिड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी लगे होते हैं। उसके बाद है प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। जैसा कि मैंने बोला है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक टीम है, उसको आप सॉफ्टवेयर देते हो काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ टाइम बचेगा और वो जो टाइम बचेगा वो दूसरे काम पे फोकस कर सकता है। इसी तरह से ERP इम्प्लीमेंट करने के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो सब इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो उसके बीच में जो गैप था वो ख़त्म हो गया। और मान लीजिए कि कोई ऐसी टीम है जो सिर्फ कम्युनिकेट करती थी अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ, उनका काम तो हट गया, अब उस टीम को आप कहीं और पे लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपरली हो रहा है। ठीक है, आपका कोई भी रिसोर्स इधर उधर नहीं जा रहा है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। ऑफ कोर्स जब आप सिंगल डेटाबेस में सारे इंफॉर्मेशन सेव करते हैं तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी काफ़ी इम्प्रूव्ड होती है। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी क्या होता है, अगर आपको ये चेक करना है तो आप हमारे MIS के प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हो इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी मिल जाएगा। क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में जाइएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही था हमारे ERP का टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट्स जिसकी वजह से ERP का ग्रोथ होता है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। और जब बेनिफिट्स होता है तो ऑर्गेनाइजेशन उस टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे से यूज़ करती है। ठीक है, और हमेशा यूज़ करती है, उसका स्कोप बढ़ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट में आस्क कर लीजिएगा।